नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। सदी के सबसे भयानक रेल हादसे से पूरा देश सकते में है। इस हादसे के ठोस कारण तो जांच के बाद सामने आएंगे, पर इतना तो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में बता चुके हैं कि रेलवे में 3.12 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें 1.4 लाख पद रेलवे सुरक्षा स्टाफ के हैं। सेंट्रल जोन में कुल खाली पदों में आधे रेलवे सुरक्षा से जुड़े पद हैं। ऐसा ही दूसरे जोन्स में भी होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रेलवे सुरक्षा स्टाफ में जहां छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, इतने बड़े पैमाने पर पदों को खाली छोड़ना रेल यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? अगर ये मानवीय भूल भी थी तो क्या इसका रिश्ता पर्याप्त स्टाफ के अभाव में, भारी दबाव और तनाव में रेल कर्मियों के काम से नहीं होगा? याद करिए, रेलवे की इन्हीं भर्तियों में विलंब और अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने पिछले दिनों पटना से प्रयाग तक रेलवे ट्रैक्स पर कब्जा किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिन्हें भारी बल और दमन के बाद ही पुलिस खाली करवा सकी थी। लेकिन हालात क्या है, वो बालासोर में हुए रेल हादसे ने सामने लाकर खड़े कर दिए और बता दिया है कि कितने ज़्यादा हालात ख़राब है, जिसका खामियाजा 288 बेकसूर जिंदगी को भुगतना पड़ा है। दरअसल ये केवल रेलवे का मामला नहीं, ये हर जगह का हाल है कि सभी सरकारी सेवाओं में मैन पावर की कमी की कीमत को चुकाने के लिए देशवासी ही हमेशा से शापित रहे और हमेशा से ही उनको इसका दंश झेलना पड़ा है, जिन्हें हर हाल में कीमत चुकानी है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी महत्व के क्षेत्रों में बहुत बड़ी तादाद में पदों के खाली रहने और ज़रूरत के अनुसार नए पदों पर भर्ती ना होने का भारी खामियाजा आज देश भुगत रहा है। खुद सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख के आसपास पद कई सालों से खाली पड़े हुए हैं। दरअसल चुनावी सालों के लिए ये वर्षों से खाली रखे गए थे, ताकि जिनमें से थोड़े थोड़े पदों की नियुक्ति पत्र अब चुनावी सालों में रोजगार मेले जैसा तमाशा बनाकर इवेंट प्रेमी मोदी के द्वारा भीख के तौर पर लोगों को दिया जा रहा है। राज्यों के खाली पद छोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ के आसपास सरकारी पद खाली बताए जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकारी खाली पदों के भरने तो जरूरी है ही, बढ़ती आबादी की जरूरत के अनुरूप बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर नए पदों के सृजन की भी जरूरत है। एक अनुमान के अनुसार केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश, जो अभी बेहद कम यानी कि जीडीपी के मात्र 1% के आसपास है, वो बढ़कर 3% हो जाए तो 60 लाख नए पद केवल हेल्थ सेक्टर में भरे जाएंगे। पर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पहले से जो मौजूद पद ही खत्म किए जा रहे हैं, छटनी हो रही है। तमाम नियमित पद जो है वो खत्म करके कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आउटसोर्स किए जा रहे हैं और अंधाधुंध निजीकरण भी हो रहा है। इस नीतिगत दिशा के सामाजिक न्याय के लिए भी गंभीर मुद्दा है। बहरहाल मामला केवल सरकारी सेवाओं का नहीं है, ये वो कुल रोजगार का एक छोटा हिस्सा है। सरकारी नौकरी समेत पूरे संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का मात्र 7% है। जाहिर है 93% से ऊपर लोग तो गैर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में बेरोजगारी की भयावह का अंदाजा CMIE के इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि देश की कुल जनसंख्या में 40% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं और उनमें से लगभग आधे यानी कि 45% दिसंबर 2000 में बेरोजगार थे। अब लगभग 25 करोड़ हो चुके हैं। अनायास नहीं है कि इसके खिलाफ छात्र युवा पिछले कई सालों से मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में ट्विटर स्टॉर्म पर जो है तबाही मचा रहे हैं। इतनी विराट श्रम शक्ति को बेरोजगार बनाकर मोदी शासन अकल्पनीय राष्ट्रीय क्षति कर रहा है। विश्वगुरु बनने की लफाजी जितनी भी की जाए, सच्चाई यह है कि आर्थिक प्रगति के बिना कोई भी देश ग्लोबल पावर बन नहीं सकता। राष्ट्रवाद के नाम पर गाल बजाना और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करना दो बिल्कुल जुदा बातें हैं, अलग हैं। ये स्वागत योग्य है कि विपक्ष बेरोजगारी के सवाल को उठा रहा है। कुछ सरकारों ने बेरोजगारी के लिए भत्ते का भी ऐलान किया है, जो कि बेहद पॉजिटिव है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और सर्वे बता रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स समेत युवा मतदाताओं में इससे उन्हें लाभ भी मिला है। सरकार बनाने के बाद घोषित युवा समृद्धि योजना के तहत सरकार ने स्नातक युवाओं को हर महीने 3000 और डिप्लोमाधारियों को 1500 देने का ऐलान भी किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव कदम है। ये उन्हें 2 साल तक मिलेगा। इसी तरह उनकी छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा और चुनावी राज्य में MP के लिए पार्टी ने भत्ते की घोषणा भी कर दी है। जाहिर है इससे युवाओं को कुछ अंतरिम राहत मिलेगी, पर 2 साल बाद क्या होगा, सवाल वही उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भत्ता किसी व्यवस्थित नौकरी, रोजगार और उससे होने वाले आय का विकल्प नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी हेल्प के लिए है, जो कि कुछ सीमित वक्त तक ही है।
अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के मौजूदा ट्रेंड का विश्लेषण करने वालों का कहना है कि बेरोजगारी पर CMI का आंकड़ा बेहद चिंताजनक पिक्चर पेश करता है। हाल के वर्षों में न सिर्फ बेरोजगारी दर में तेज वृद्धि हुई है, बल्कि GDP में कोविड के दौर की तुलना और रिकवरी में बावजूद बेरोजगारी दर में तब से कोई खास कमी नहीं आ रही है। दरअसल बेरोजगारी दर जो 2017-18 में 4.7% थी, कोविड से पहले ही बढ़कर 2018-19 में 6.3% हो गई थी। लॉकडाउन के दौरान ये छलांग लगाकर दिसंबर 2020 में 9.91% पर पहुंच गई। तब से आउटपुट में कुछ सुधार के बावजूद इसमें कोई खास कमी नहीं आई। दिसंबर 2022 में 8.3% थी। जनवरी 2023 में थोड़ा नीचे आई 7.14% पर, लेकिन मार्च में फिर 7.8 पर पहुंच गई। कोविड से पहले 2018-19 की तुलना में GDP में 12.95% वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी दर कम होने की बजाय 6.3% से बढ़कर 7.8% पहुंच गई। दरअसल भारत की बेरोजगारी के ये आंकड़े इस बुनियाद की सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं कि नव उदारवादी अर्थनीति कभी भी भारत में बेरोजगारी संकट को हल नहीं कर सकती। छोटे छोटे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का उदाहरण देते हुए नव उदारवादी नीतियों को लागू करते समय जो सजबाग दिखाया गया था कि सरकार अगर अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिकाओं को त्याग दे और सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया जाए तो सबके लिए पूर्ण रोजगार और समृद्धि की गारंटी हो जाएगी, वो पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है इस दौर में। बेशक मोदी सरकार के नोटबंदी और GST जैसे कदमों, वैश्विक आर्थिक संकट और कोविड ने कोड़ में खाद का काम किया है, लेकिन भारत के गहराते रोजगार संकट का मूल कारण अधिक बुनियादी है और जिस तरीके से वो अर्थनीति की दिशा में निहित है तो वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। आज जब देश 2024 के निर्णायक आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, सबके लिए सम्मानजनक रोजगार और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक वेतन मजदूरी को चुनाव की तकदीर तय करने वाला अहम राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा। जिस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, ये स्वागत योग्य है कि देश में रोजगार के सवाल पर चल रहे तमाम आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत संगठित स्वर देने के लिए पिछले दिनों 100 से ऊपर छात्र युवा संगठनों ने संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया है। इस पहल को नागरिक समाज की तमाम प्रमुख लोकतांत्रिक हस्तियों और अर्थशास्त्रियों का समर्थन और संरक्षण भी हासिल हुआ है। यानी कि रोजगार के अधिकार की कानूनी गारंटी की मांग को मंच ने अपना केंद्रीय नारा भी बनाया है। तो अब जाहिर है कि इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। बिना किसी संकीर्णता के देश के तमाम लोकतांत्रिक, प्रगतिशील छात्र युवा संगठनों, छात्र संघों, प्रतियोगी छात्र मंचों, आंदोलन, नागरिक समाज सबको एक व्यापक प्लेटफॉर्म पर लाने और राष्ट्रीय आंदोलनात्मक कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। किसान आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों का अनुभव साक्षी है कि आंदोलन जनता को खुद ही खड़ा करना पड़ता है। उसके अंदर राजनीतिक संभावना देखने परखने के बाद ही राजनीतिक दल उसके साथ आते हैं। रोजगार का सवाल तो और भी विशिष्ट है, क्योंकि इसे छूना आग से खेलना है। इसका मुकम्मल समाधान अर्थनीति में बदलाव की मांग करेगा। इसे स्वीकार करना नव उदारवादी के लिए, एक प्रतिबद्ध विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं है। आशा की जानी चाहिए छात्र युवा मेहनतकश तबके अपने आंदोलन के बल पर रोजगार को 2024 के चुनाव का प्रमुख प्रश्न बनाएंगे और उसे स्वीकार करने के लिए विपक्षी दलों को बाध्य भी करेंगे। तब जाकर कुछ पॉजिटिविटी और तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ M न्यूज़ पर नमस्कार। M न्यूज़ साथ सच का।